गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग अच्छी तरह से होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग का समर वेकेशन अब ख़त्म हो चुका है और हम लोग फिर दोबारा जो है अपने पाठ्यक्रम की तरफ चलेंगे। बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, आगे बढ़ना है और किसी भी एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं आप लोगों को। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग कृतिका का चैप्टर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी। चैप्टर 3 इसलिए पढ़ेंगे कि मैंने पहले ही बताया था कि चैप्टर फर्स्ट जो है वो आप लोग के पाठ्यक्रम नहीं है और दूसरा हमने मेरे संग की औरतें ये मैंने पढ़ा दिया है और तीसरा है रीढ़ की हड्डी। ठीक है, अच्छा एक बात और है, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स की, जो 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं मेरे संग की औरतों का, तो ये रीढ़ की हड्डी कंप्लीट करने के बाद उसमें हम आपको लास्ट में 2 क्वेश्चन का जो है आंसर आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं रीढ़ की हड्डी की तरफ, जिसको लिखा है जगदीश चंद्र माथुर ने। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लेखक है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक एकांकी में लेखक ने समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त जो रूढ़िवादी मानसिकता है उस पर जमकर प्रहार किया है। स्त्रियों के प्रति समाज के दोहरे मापदंड को दर्शाया गया है इस कहानी में। और एकांकी के अंत में उमा की साहसपूर्ण बातें लेखक के दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, आपने भी देखा होगा कि अपने आसपास पड़ोस में समाज में किस तरह से जहेज को लेकर के किस तरह से महिलाओं को, स्त्रियों को टार्चर किया जाता है, प्रताड़ना की जाती है। तो इन सारे बिंदुओं पर लेखक ने जो समाज में लोगों का दोहरा मापदंड है उसको उजागर किया है। एक तरह से उन्होंने अपने लेखन में व्यंग किया है समाज की ओर। आइए हम कहानी की तरफ चलते हैं। इसकी कहानी है कि राम स्वरूप के परिवार में एक लड़की है जिसका नाम उमा है। ठीक है, और उमा जो है वह उच्च शिक्षा प्राप्त है, पर लड़के और उसके पिता की इच्छा का जो है ख्याल करते हुए उसकी शिक्षा को छुपाया जाता है। क्योंकि उमा की जब शादी लगती है तो जहाँ शादी लगती है वहाँ पे लड़कों वालों का ये मानना है कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। और चूँकि ठीक ठाक घराने के वो लोग थे, इसलिए उमा के पिता चाहते थे कि हमारी लड़की की शादी वहाँ हो जाए। तो वो लोग चूँकि पसंद नहीं करते थे लड़कियों का ज़्यादा पढ़ना लिखना, इसलिए उन्होंने शिक्षा को क्या किया, छिपा दिया। उन्होंने बताने की कोशिश नहीं किया कि उमा जो है पढ़ी लिखी है। अब घर में मेहमानों के स्वागत की तैयारियाँ होने लगी। रामस्वरूप और उनकी पत्नी प्रेमा में नोकझोंक चलती है। लड़की जो है उमा जो है उमा बहुत ही सादगी पसंद लड़की है और वह किसी भी तरह का मेकअप वगैरह करना पसंद नहीं करती है। बिल्कुल सिंपल साधारण लड़की है, उसकी सोच बहुत ऊंची है। ठीक है, तो सादा जीवन, उच्च विचार वाला जीवन था उसका और वो बहुत ज़्यादा फैशन मेकअप वगैरह में विश्वास नहीं करती थी। रामस्वरूप पत्नी को चुप रहने का निर्देश देते हैं। रामस्वरूप कहते हैं कि अगर वो लोग जब आएंगे तो तुम ज़्यादा नहीं बोलना, तुम चुप रहना। अब लड़के का नाम शंकर है और उसके पिता गोपाल प्रसाद, उसके पिता का नाम गोपाल प्रसाद है, जो स्वयं एक वकील रहते हैं। पर वो तो स्वयं वकील है, पर लड़की उनको कम पढ़ी लिखी चाहिए। क्यों चाहिए? इसलिए कि वो उनकी सेवा कर सके, मुँह बंद करके बिल्कुल उनके घर में जानवरों की तरह से वो काम कर सके, उनका जो है सेवा कर सके, उनके जो है ऑर्डर्स बर्दाश्त कर सके। तो उनके दृष्टि में जो प्रकृति ने ही स्त्री पुरुष में अंतर बनाया है। उनका मानना है कि जो प्रकृति है उसने ही स्त्री पुरुष में अंतर बनाया है। रामस्वरूप लड़की के पिता होते हैं। जो रामस्वरूप हैं वो लड़की के पिता हैं, उनका नाम रामस्वरूप है। अच्छा, अत्यधिक विनम्रता का प्रदर्शन करते हैं। जो रामस्वरूप हैं बहुत ही ज़्यादा विनम्रता का प्रदर्शन करते हैं। आपने भी देखा होगा कि जो लड़के वाले होते हैं वो अक्सर लड़कों वालों के सामने बिल्कुल हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं और ऐसे बिल्कुल बिहेव करते हैं जैसे बिल्कुल कोई भिखारी हो। बहुत दयनीय हालत उनकी होती है। यहाँ तक कि जब समय आता है तो वो पगड़ी भी अपना उठा करके लड़के वालों के पैर पर रख देते हैं, जबकि ये गलत है। तो रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद पुराने ज़माने की, जब ये गोपाल प्रसाद आते हैं, दोनों लोग बैठते हैं साथ में, तो ये लोग अपनी अपनी पुराने ज़माने की बातों को तारीफ़ करते हैं। कहते हैं कि पहला ज़माना ऐसा था, वैसा था, इस तरह की बातें थी। लड़की उमा के आने पर गोपाल प्रसाद उसे क्या करता है, तरह तरह के सवाल पूछता है और हर तरह से उसकी जांच पड़ताल करता है।
उसकी दृष्टिकोण सिर्फ उमा पे थी और वो जांच पड़ताल करते हैं कि लड़की जो है किस तरह की है और वे उमा से प्रश्न करते हैं। तो उमा क्या है, चुप रहती है, क्योंकि उसको बाकायदा आर्डर दिया गया था कि आपको कुछ बोलना नहीं, चुप रहना है, इसलिए उमा चुप रहती है और उसकी ओर से राम स्वरूप उत्तर देते हैं। सारे जवाब जो है जब उमा को बोलना होता है वहाँ पे उसके पिता उत्तर देते हैं। जब गोपाल प्रसाद उमा से मुंह खोलने का आग्रह करते, यानी कहते हैं कि बेटा तुम भी कुछ बोलो, तब उमा का होता है जो गुस्सा जो है फूट पड़ता है, क्योंकि अंदर अंदर वो खौल रही थी। वो पढ़ी लिखी लड़की थी, नए ज़माने की लड़की थी, वो अपने बलबूते पर कुछ करना चाहती थी। तो इस तरह से जब उसको बोलने का मौका मिला तो उसका जो अंदर का उबाल था, गुस्सा था, वो फूट पड़ा और वो बोलती है कि क्या जवाब दूँ बाबूजी, जब मेज़ कुर्सी बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज़ से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ ख़रीदार दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना कोई बात नहीं। तो यहाँ पे उमा व्यंग करती है, जिस तरह से मेज़ कुर्सी या सामान को ख़रीदने में लोग तरह तरह की जांच पड़ताल करते हैं और जो बेचारा दुकानदार होता है बेचारा वो चुपचाप देखता रहता है कि किसी तरह से ये बस ले जाए हमारा सामान। तो ठीक वही कंडीशन थी कि उमा की जांच पड़ताल हो रही थी, देखा जा रहा था, उनके घर वाले जो माँ बाप थे वो शांत थे, खामोश बैठे हुए थे। इस पर उमा का गुस्सा फूट पड़ा और वो कहती है क्या जवाब दूँ बाबूजी, जब मेज़ कुर्सी बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज़ से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ ख़रीदार दिखला देता है। पसंद आ गई तो वो लेता है, वरना चला जाता है। उमा शंकर की भी पोल, इस तरह से वो उमा काफ़ी गुस्से में थी तो वो शंकर की भी पोल खोल देती है। कहती है कि ज़रा अपने साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे, ये किस तरह नौकरानी के पैरों पड़ करके अपना मुंह छिपा करके वहाँ से भागे थे। चूँकि वो जानती थी, वो लड़के के बारे में जानती थी, क्योंकि हॉस्टल में वो किसी गलत कामों के चक्कर में उसे भागना पड़ा था। तो इस तरह से वो जो नौकरानी थी उसके हाथ पैर जोड़ करके और इस तरह से उसके ज़रिए भागा था। तो उमा ने इस तरह से जो है जवाब दिया। इतना सुनना था कि जो बाप बेटे थे, जब उनकी पोल खुलती, उनकी असलियत खुलती है तो वहाँ से 1 2 11 हो जाते हैं, यानी रफू चक्कर हो जाते हैं। अब उमा के जो संवाद थे, उमा के जो जवाब थे, उसके मन से छिपी पीड़ा को उजागर करते हैं। तो स्टूडेंट, समाज में बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं जो अपने माँ बाप, अपने पेरेंट्स से आगे झुक जाती हैं और कुछ बोल नहीं पाती, कुछ कह पाती है, अपना अधिकारों को वो उजागर नहीं करती हैं। और लास्ट में क्या होता है कि उनको माँ बाप जिस तरह से चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, उनको उनकी शादी ब्याह बगैर उनकी मर्ज़ी पूछे, बगैर उनकी पसंद की मर्ज़ी से, बगैर देख पड़ताल के वो शादी ब्याह कर करके उनको ससुराल भेज देते हैं। तो इस तरह से जो उनके मन में, जिस तरह से उमा के मन में एक पीड़ा है इस बात को लेकर के, इसी तरह से समाज की अन्य कई हज़ार लड़कियों के मन में पीड़ा रहती है कि जिसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है। तो इस समाज को हमें और आपको बदलना है। हमें ये देखना है कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो और ये जो आने वाली जनरेशन है उसे इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, सोचना चाहिए कि हर मनुष्य का जीने का हक़ है और अधिकार है। इसलिए समाज में जो हो रहे अत्याचार, लड़कियों के प्रति, स्त्रियों के प्रति, बहुओं के प्रति जो अत्याचार है, उसे अगर हम सिर्फ अपने घर में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो ये समाज अपने आप साफ़ सुथरा हो जाएगा और इसकी छवि अच्छी हो जाएगी। क्योंकि हम दूसरे से इल्ज़ाम मढ़ने से बेहतर है, दूसरे को इल्ज़ाम लगाने से बेहतर है कि हम अपने घरों में पहले हम सारे चीज़ों को सही रखें। क्योंकि होता क्या है कि ये नेचुरल चीज़ है कि जब शादी ब्याह होते हैं लड़कों के, तो हर माँ बाप की ये इच्छा होती है कि उसे ससुराल वालों से गाड़ी है, जहेज़ है, तमाम सारे बहुत सारे सामान मिले, जहेज़ मिले, बड़ी बड़ी चीज़ें मिलें, जबकि ये गलत है। और यहाँ तक कि पेरेंट्स भले ही उनका लड़का जो है बिल्कुल ऐसा हो, जैसा हो भी हो, ख़राब हो, जैसा भी हो और किसी लायक ना हो, लेकिन उनकी इच्छा होती है, ख्वाहिश होती है कि लड़के को बहुत कुछ मिले, लड़की भी सुंदर मिले, पढ़ी लिखी भी मिले और सामान भी बहुत मिले। तो इस तरह से इसका दायरा बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम समाज को बेहतर बना सकते हैं। आने वाली जो जनरेशन है, यानी आप लोग हैं, अपने अपने घर का माहौल सही कर सकते हैं और इस तरह से हम समाज में एक नई दिशा दे सकते हैं। थैंक यू।